गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीकॉम फाइनल ईयर की पार्ट 4 में लिक्विडेटर अकाउंट को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हम आगे बताएंगे कि क्या क्या हमें लिक्विडेटर में हमने देखो लास्ट क्लास में हमने स्टेटमेंट ऑफ फेयर पढ़ा, उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया। आज हम लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, देखो अभी तक जो हमने स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाया और लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट, ये आज तक जो हम बनाएंगे ये सच होगा। और जो हमने स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाया वो एक प्रकार से झूठ हो सकता है कि कंपनी ने हमें जो डाटा दिया वो हो सकता है गलत हो सकता है कुछ भी हो। ठीक है, अब जो लिक्विडेटर है वो एक अकाउंट तैयार करेगा, फाइनल अकाउंट लिक्विडेटर। ओके, तो इसको बनाने का क्या रहेगा, स्टेटमेंट बनाया जाएगा लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट। ओके, देखो लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट में जो जो चीजें हमने स्टेटमेंट ऑफ फेयर के अंदर पढ़ी वही चीजें अब सेम टू सेम यहाँ आएंगी। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है, अब क्वेश्चन उठेगा किस चीज का बैलेंस बीडी। देखो यहाँ पे आपको जो जो अमाउंट रिसीव होगी, मतलब किसको, लिक्विडेटर को। देखो यहाँ पे अमाउंट क्या होगी, जो भी आपको रिसीव होने वाली है, ठीक है, वो सारा डाटा यहाँ जाएगा और जो जो पेमेंट किया जाएगा वो सारा डाटा यहाँ पर आएगा। ओके, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी के अंदर क्या क्या आएगा, किसी का बैलेंस, एक तो कैश इन हैंड का, ओके, एंड सेकंड बैंक का, बैंक बैलेंस। ओके, अगर हमें कभी क्वेश्चन में कैश का डाटा देखा हो या बैंक बैलेंस का डाटा देखा हो, सबसे पहले आप टू बैलेंस बीडी करके उस डाटा को यहाँ पे प्रेजेंट करोगे। ओके, फिर उसके बाद टू एसेट रिलाइज, जो जो एसेट से आपको पैसा रिलाइज होने वाला है। अब कौन सी एसेट रिलाइज, जो हमने लिस्ट ए के अंदर पढ़ी थी, मतलब ANSB, मतलब एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लीज। ठीक है, एसेट रिलाइज का मतलब क्या हुआ, वो एसेट जो एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लीज, जो हमने स्टेटमेंट ऑफ फेयर के अंदर पढ़ा था लिस्ट ए के अंदर, जो जो एसेट्स होंगी वो हो सकता है कोई भी हो। ठीक है, इसके अंदर जैसे मान लो कि डेटर्स हो गए, ओके, कुछ भी हो गया, जैसे मान लो BR हो गया, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, संपत्ति वो संपत्तियां जो हमारे को रिलाइज होंगी, पैसा आएगा पक्का पक्का, उसको आप यहाँ पे लिखोगे। ओके, इनका टोटल करके फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, टू। अब यहाँ पे भी एसेट तो रिलाइज होगा, यहाँ पे भी लिखोगे टू एसेट रिलाइज, लेकिन कौन सा एसेट स्पेसिफिकली प्लीज, जो भी आपको पैसा रिलाइज होने वाला है वो यहाँ लिखोगे। ठीक है, जो आपने गिरवी के तौर पे रखा हुआ था, मतलब कि क्या चीज, लोन के तौर पे आपने पैसा ले रखा होगा, ठीक है, वो पहले यहां से माइनस होके जाएगा। ओके, ये किया। उसके बाद टू कॉस्ट टू कंट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो कॉस्ट टू कंट्रीब्यूटरी, अब ये क्या है अभी बताता हूं। इसके अंदर जैसे मान लो कि किसी शेयर होल्डर ने, हमने 8 रुपए मंगवा रखे हैं, ठीक है, उस पर्सन ने 2 रुपए नहीं दिए, तो जो हम 2 रुपए मंगवाएंगे वो भी तो हमें कैश रिसीव होगा। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं कॉस्ट टू कंट्रीब्यूटरी। ओके, अब यहाँ पे पेमेंट की बारी आएगी, किसकी, पेमेंट। ओके, पेमेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा, देखो सबसे पहले जो लिक्विडेटर है वो सबसे पहला काम क्या करेगा, जो इस प्रोसीजर को करने के जो लीगल खर्चे लग रहे हैं, सबसे पहले वो खुद के लीगल खर्चे निकालेगा। ठीक है, लीगल एक्सपेंस मतलब जो लिक्विडेशन करते समय जो लीगल खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, जैसे स्टैंप ड्यूटी वगैरह जो भी खर्चा होगा वो सारे सारा सबसे पहले माइनस करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद
ये लिक्विडेटर लीगल एक्सपेंस से माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें से सबसे पहले खुद का रेम्यूनरेशन लेगा, मतलब कि खुद की सैलरी जो कमीशन, ठीक है, बाय रेम्यूनरेशंस, ठीक है, बाय रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन के अंदर आपको परसेंटेज बताया जाएगा कि जितना भी आपने परसेंटेज ऑफ एसेट रियलाइज किया, एसेट रियलाइज मतलब कि आपको रेम्यूनरेशन उस चीज में मिलेगा जो भी, जैसे मान लो आपने ये संपत्तियां बेची थी, 3 अलग अलग टाइप का है यहाँ पे, टू एसेट रियलाइज के अंदर जो भी आपकी वैल्यू होगी वो, ठीक है, टू एसेट रियलाइज के अंदर ये, फिर इस प्रकार से जो भी आपको जैसा क्वेश्चन में डाटा दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसका रेम्यूनरेशन निकाला जाएगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर, जितना भी जैसे मान लो शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा, उसको जितना पेमेंट किया जाएगा उसका कुछ परसेंटेज बता देगा, जैसा क्वेश्चन में बताया जाएगा आपको उसी के अकॉर्डिंग उसका रेम्यूनरेशन निकालना पड़ेगा, ओके। फिर जो भी होगा इसको यहां लिख दोगे बाहर, ओके। फिर लीगल एक्सपेंस हो गए, रेम्यूनरेशन हो गया, उसमें खुद का खर्चा एक्सपेंस माइनस कर दिया। फिर इसके अलावा जो जो जैसे जैसे हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर पेमेंट किया था, सबसे पहला हमारा पेमेंट हुआ था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, तो सबसे पहले आप पेमेंट करोगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ओके। फिर उसके बाद अगला पेमेंट आप किसका करोगे, ये सी होगा, ये अब डी आएगा, डी फॉर डिवेंचर, डिवेंचर। अब डिवेंचर में ओनली डिवेंचर नहीं रहेगा, याद रखना, अगर कोई इंटरेस्ट एक्रूड है, अगर कोई अभी इंटरेस्ट देना बाकी है, एक्रूड आउटस्टैंडिंग मतलब, तो वो भी इसके अंदर ऐड होकर पेमेंट किया जाएगा, ओके। फिर उसके बाद हम पेमेंट किसका करेंगे, बाय डिवेंचर का होगा। इसके बाद हमारा बचा था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर वही सेम चीज जैसे बैंक ओडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है अनसिक्योर्ड, साफ साफ बोल दे। फिर जो हमारे को एसेट लाइफ के अंदर जो भी डेफिशिएंसी बचेगी एक वो वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर और क्या किया जाएगा, सबसे पहला पेमेंट लीगल एक्सपेंस से करेगा, फिर वो खुद का रेम्यूनरेशन निकालेगा, ठीक है। फिर हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मतलब लिस्ट सी का पेमेंट किया, फिर लिस्ट डी का, फिर लिस्ट ई का, और अब किसका करेंगे, एफ का मतलब प्रेफरेंशियल का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेफरेंशियल होल्डर। प्रेफरेंशियल होल्डर के अंदर भी क्या रहेगा, प्रेफरेंशियल होल्डर को तो जो पेमेंट किया जाएगा, इसके अलावा अगर कोई डिविडेंड भी अगर क्वेश्चन में बोला गया है तो उसका भी पेमेंट इसके अंदर ऐड करके पेमेंट किया जाएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद कुछ रिमेनिंग अगर कुछ बचा रिफंड, अगर हमारे पास फंड अवेलेबल हुआ तो एंड में किसको पेमेंट किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को, ओके। इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कुछ पेमेंट किया जाएगा। इस प्रकार आपका लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट तैयार होगा। मतलब कि अभी तक जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर हमने जो बनाया उसके अंदर क्या हुआ, कंपनी वालों ने हमारे को डाटा प्रोवाइड करवाया। अब इसके अंदर लिक्विडेटर क्या कर रहा है, हमें यानी कि कोर्ट को ये डाटा प्रोवाइड करवाएगा कि इस कंपनी के पास इतना इतना कैश है हमारे पास, मतलब हाथ में है, इतने लोगों को हमें पेमेंट करना है, इस तरीके से पेमेंट करना है, तो इस तरीके से पेमेंट करते समय ये हमारे पास डेफिशिएंसी आ सकती है या फिर सरप्लस आ सकता है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल जो आपका पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो किसका आता है, ज्यादातर 99% लिक्विडेटर का ही आता है ना। स्टेटमेंट ऑफ फेयर का क्वेश्चन ना के बराबर आता है बिल्कुल। क्वेश्चन किसका आएगा, इसका, ठीक है। तो इस पूरे पैटर्न को अच्छे से समझ लो, ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट वीडियो में आप इससे पूछ सकते हो। दोबारा बता देता हूं एक बार कि लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट कौन बनाता है, लिक्विडेटर जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया पर्सन होता है, ठीक है, टू बैलेंस पीडी
टू एसेट लाइक मतलब एएनएसपी मतलब एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लीज, इसके अंदर डेटर बीआर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टू एसेट लाइक के अंदर एएसपी आया, अगर कुछ हमने लोन ले रखा है ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर के तौर पर तो उसको माइनस करोगे, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो बाहर। अगर डेफिशिएंसी आ रही है तो आप इसके अंदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद टू कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूटरी मतलब जितना पैसा हमने शेयर होल्डर से नहीं मंगाया उसको आप पैसा मंगवाओगे, तो यहाँ पे आएगा कॉस्ट टू कंट्रीब्यूटरी। लीगल एक्सपेंस से माइनस कर दोगे, रेम्यूनरेशन के अंदर एसेट लाइक या जो भी वो परसेंटेज बोलेगा आपको उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बाय डिवेंचर, अगर कोई इंटरेस्ट पेंडिंग पड़ा है उसको भी पेमेंट करना होगा, और कब तक पेमेंट करना होगा, जिस दिन तक आपका कंपनी लिक्विडेट हुई है, ओके। प्रेफरेंशियल होल्डर, फिर डिविडेंड, फिर इसके बाद ये, ओके। अब एक नया इसके अलावा एक अकाउंट और भी होता है, अब हम क्या करते हैं, इस लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक और स्टेटमेंट करेंगे जो इसी का ही पार्ट होगा, ठीक है, जो इसी का ही पार्ट होगा, जो नेक्स्ट टाइम करेंगे जब हम न्यूमेरिकल। अभी पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जैसे छोटा सा कोई न्यूमेरिकल बना लेते हैं। जैसे मान लो कोई एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, कोई एबीसी लिमिटेड है जिसके कंपनी लिक्विडेट हुई है, कंपनी जो लिक्विडेट हुई है कब, 31 मार्च 2019 को मान लो कि कंपनी लिक्विडेट हुई है, ओके। फिर उसके बाद कंपनी के पास क्या क्या एसेट है, जैसे मान लो कि कंपनी के पास कुछ फर्नीचर पड़े हैं 2 लाख रुपए के, ठीक है। ये आपकी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू, ओके। कौन सी वैल्यू है, बुक वैल्यू। इसके अलावा आपके पास कैश इन हैंड पड़ा है, कैश इन हैंड पड़ा है 30,000 रुपए का, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के पास डेटर्स पड़े हैं 50,000 रुपए के, ओके। और कंपनी के पास इक्विटी शेयर होल्डर 10,000 इक्विटी शेयर है एट द रेट कितने वाले, 100 रुपए वाले, ठीक है। कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले, मतलब 10,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले, सभी ने पेमेंट उसका पूरा कर दिया है, ओके। मतलब कंपनी को जो पेड किया गया है और जो उन्होंने कितने रुपए किए गए पेड, और उन्होंने कॉल भी कितने की है, पेड भी 80 की है और कॉल भी हमारे द्वारा कितने की है, 80 रुपए की, ओके। कंपनी के पास प्रेफरेंशियल है कितने के, 5,000 है एट द रेट 20 रुपीज, ठीक है। इसके अलावा एक मशीनरी लिख लो, मशीनरी कितने की है, 10,000 की मशीनरी मान लो, ठीक है। अब इस मशीनरी को हमने क्या रख रखा है, सिक्योरिटी रख रखा है मशीनरी को, और किसके अगेंस्ट में रखा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट में। किसके ओवरड्राफ्ट में, और बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था हमारा, 5,000 रुपए था एज ए सिक्योरिटी, एज ए सिक्योरिटी ऑफ मशीनरी, मशीनरी की सिक्योरिटी के ऊपर आपको, ठीक है, बैंक ओडी रखा हुआ है, ओके। इसके अलावा हमने कुछ लीगल एक्सपेंसेस किए कितने के, 1,000 रुपए के, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया रेम्यूनरेशन के बारे में बोला गया, इसके बारे में रेम्यूनरेशंस ऑफ एसेट रिलाइज्ड,
ठीक है, रेम्यूनरेशन ऑफ एसेट रिलाइज ऑफ 5% ओवर 5%, या ऐसे कर लो 5% रेम्यूनरेशन ऑफ एसेट रिलाइज, ठीक है, मतलब कि जितना भी आप एसेट रिलाइज करोगे उसके ऊपर आपको इतना पेमेंट करना होगा। इसके अलावा डिवेंचर्स, डिवेंचर है कितने के, 10,000 रुपए के डिवेंचर मान लो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है आपके पास कितने के, 20,000 रुपए के, 30,000 रुपए, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के आपके पास, 30,000 रुपए के। इसके अलावा ठीक है, हो गया, बच्चों को चीज रहती है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी हमारे पास। अब क्या हुआ, देखो आपको क्या बनाना था, लिक्विडेटर, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, क्या, फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब ये कैसे बनाओगे, अभी भी एक फॉर्मेट समझा के क्या था मैं आपको, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मैंने कहा था टू, इस साइड में आप क्या करोगे, जो लिक्विडेटर को पैसा रिलाइज हुआ मतलब जो वसूल हुआ वो सारा इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी के अंदर देखो सबसे पहले ऊपर से स्टार्टिंग करो, देखो एक कंपनी का फर्नीचर था, क्या हमने पूरा क्वेश्चन जब लिखा तो उसके दौरान हमने पूरा कहीं भी उसको गिरवी रखा गया था क्या, नहीं, लेकिन कैश इन हैंड किसका पार्ट होता है, बैलेंस बीडी का, मतलब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कैश इन हैंड, ठीक है। कैश इन हैंड कितने का, 30,000 रुपीज का, तो आप यहाँ पे 30,000 रुपीज लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद टू एसेट रिलाइज, टू एसेट रिलाइज, लेकिन कौन सा वाला, ANSP वाला, ANSP मतलब एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लीज। अब देखो सबसे पहले फर्नीचर, क्या, फर्नीचर, सबसे पहले आप हमेशा क्या लिखोगे, वो आइटम है जो आपने कहीं गिरवी नहीं रखी हुई है, ओके। फर्नीचर कितने का है, 2 लाख रुपीज का, तो आप यहां पे कितना लिख दोगे, 2 लाख रुपीज, ओके। फिर उसके बाद देखो डेटर्स, क्या डेटर भी कहीं पे गिरवी रखे हुए थे क्या, नहीं, तो आप डेटर को भी यहां पे लिखोगे, ठीक है, कितने के, 50,000 रुपए के, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर, सबसे लास्ट में पेमेंट होगा अगर कुछ फंड बचता है तो, अगर फंड नहीं बचता तो कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंशियल वालों को भी पेमेंट करेंगे हम, ठीक है। मशीनरी, ओके, मशीनरी से कितना पैसा वसूल होएगा, 10,000 रुपीज, कितना, 10,000 रुपीज। बैंक होल्डिंग कितने का है, हमने मतलब बैंक से पैसा उधार ले रखा है कितने का, 5,000 रुपए, लेकिन उन्होंने क्या किया उसके ऊपर मशीनरी को गिरवी रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू मशीनरी रिलाइज, मशीनरी से आपको कितना रिलाइज हो रहा है, 10,000 रुपीज, तो आप पहले क्या लिखोगे, 10,000 रुपीज लिखोगे, लेस आपने अगेंस्ट में क्या किया था, लोन, आपने लोन लिया था ना, मतलब बैंक होल्डिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे, एज हम लोन, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट लिया था आपने कितने का, 5,000 रुपए का, मतलब 10,000 के अंदर से पहले 5,000 का पहले ये सेटलमेंट होगा, और जो बाकी अमाउंट होगी वो आपकी कहां आ जाएगी, बाहर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो लीगल एक्सपेंसेस, मैंने आपको कहा था सबसे पहले लिक्विडेटर क्या करेगा कि उसने जो भी लीगल खर्चे किए उस पूरे सेटलमेंट के दौरान, तो सबसे पहले वो खर्चा माइनस करेगा, तो मतलब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखोगे, बाय लीगल एक्सपेंसिव। देखो घबराना मत, लीगल एक्सपेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, कई बार क्वेश्चन में लिक्विडेटर एक्सपेंसिव लिखा होगा तो भी मतलब वही है जो मैंने यहाँ लीगल एक्सपेंसिव लिखा है, ओके। लीगल एक्सपेंसिव कितने का है, 1,000 रुपीज का, तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे, 1,000 रुपीज, ओके। उसके बाद देखो 5% रेम्यूनरेशन ऑफ द एसेट रिलाइज, जितना एसेट रिलाइज किया उसके ऊपर उसको क्या मिलेगा, कमीशन। अब देखो
यहां पे लिखोगे बाय रेम्यूनरेशन, ठीक है। रेम्यूनरेशन के अंदर कितना लिखोगे, कितना पैसा वसूल होने वाला हमारे को 5%। देखो अभी 5% ऑफ कितने का, देखो हमारे को कौन कौन सी एसेट, कभी कैश इन हैंड को लिक्विडेटर रियलाइज कर सकता है क्या, नहीं, वो तो ऑटोमेटिक रियलाइज हुआ होता है, तो इसको तो आप इग्नोर करोगे। अब देखो एसेट रियलाइज के अंदर एक तो 2 लाख की ये आइटम थी, डेटर थे आपके 50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए हुए, ठीक है। अब तू मशीनरी रियलाइज, जब मशीनरी रियलाइज की तो उसको पैसा कितना मिला, कितना मिला 10,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो उसने रियलाइज की इतने की एसेट, टोटल एसेट रियलाइज, ठीक है। 2 लाख ये, 50,000 ये और 10,000 ये, रियलाइज तो उसने 10 किए, लेकिन लास्ट में पैसा जो उसको 5,000 मिला। हमने क्या लिखा था कि जो भी 5% रेम्यूनरेशन ऑफ एसेट रियलाइज, जितनी भी एसेट रियलाइज की है, मतलब 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 10,000, मतलब टोटल मिला के 2,60,000 रुपए के ऊपर आप रेम्यूनरेशन निकालोगे, ओके। फिर उसके बाद अभी कितना हो जाएगा ये 5%, अगर इसका हाफ करेंगे कितना आएगा 26,000, 26,000 का आधा करोगे कितना आएगा 13,000, है ना। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे, लिक्विडेटर अपना रेम्यूनरेशन कितना लेगा 13,000 का, मतलब कि खुद की जो सैलरी है वो कितनी ले रहा है 13,000 रुपए, ओके। इसके बाद देखो क्या हुआ, लीगल एक्सपेंसेस हो गए, रेम्यूनरेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा और हम इसके बाद पेमेंट किसका करते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, तो बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, फर्नीचर, कैश, डेटर, इक्विटी, प्रेफरेंशियल, मशीनरी, बैंक बैलेंस, लीगल एक्सपेंसेस, रेम्यूनरेशन, डेटर और अनसिक्योर्ड। क्या कहीं पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की कहीं बात की गई क्वेश्चन में, नहीं की गई, तो आप यहाँ पे क्या पेमेंट करोगे, नील, मतलब कुछ है ही नहीं तो हम कहां से पेमेंट करें, ठीक है। उसके बाद हम अगला पेमेंट किसका करते हैं, डिबेंचर्स का। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद नेक्स्ट पेमेंट किसका होता है, डिबेंचर्स वालों का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिबेंचर्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में डिबेंचर दिए हुए क्या हमारे को, बिल्कुल दिए थे, हमने लिखा था डिबेंचर कितने के थे 1 लाख कर दो इसको, ठीक है, कितना कर दो 1 लाख। डिबेंचर कितने के हैं 1 लाख रुपए के, तो आप यहाँ पे कितना कर दोगे 1 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो और इसके बाद हम पेमेंट किसका करते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। डिबेंचर के बाद अगला पेमेंट होगा किसका, बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के हैं 30,000 रुपीज के, ठीक है, कितने के, ठीक है 30,000 रुपीज के। अगर पैसा देखें कितना पैसा हमारे वसूल कैश है, मतलब लिक्विडेटर के पास कितना पैसा है 30,000 ये, 2 लाख ये, 2,50,000, 2,80,000, 2,85,000 रुपए, मतलब आपके पास 2,85,000 रुपीज कैश अवेलेबल है किसके पास, लिक्विडेटर के पास अभी, ठीक है। जिसमें से उसने 1,000 रुपए का पेमेंट कर दिया होगा, खुद के 13,000 रुपए निकाल लिए होंगे, ठीक है। 1 लाख का ये पेमेंट कर दिया होगा और 30,000 का ये पेमेंट कर दिया होगा, उसके बाद भी कुछ ना कुछ अमाउंट बच रही है। इसके बाद पेमेंट किसका करेगा, बाय प्रेफरेंशियल होल्डर का, बाय प्रेफरेंशियल होल्डर का, ठीक है। प्रेफरेंशियल होल्डर कितने के थे हमारे क्वेश्चन में, ये प्रेफरेंशियल होल्डर 5,000 थे 20 रुपए वाले, 5,000 थे 20, 5 दूनी 10, 10,000 और 0 करोगे तो कितना आएगा 1 लाख रुपीज, मतलब प्रेफरेंशियल होल्डर वालों को कितना पेमेंट करना है 1 लाख रुपए, ठीक है। कितना पेमेंट करना है, देखो हमारे पास टोटल पैसा था 2,85,000 रुपए, कितना था 2,85,000 का टोटल पेमेंट था, जिसमें से हमने 1,000 का ये पेमेंट कर दिया, 13,000 का ये कर दिया, मतलब टोटल 14,000 ये हो गया, 1,14,000, 1,44,000 और 2,44,000, मतलब टोटल मिला के हमारे पास पैसा था 2,85,000 रुपए का, ठीक है। जिसमें से 1,000 का ये पेमेंट, 13 का ये, 1 का ये, 30 का ये और 1 लाख का ये, ठीक है। 1 और 1 2, 2,30,000, 2,40,000, 2,44,000 रुपए, ठीक है। तो मतलब आपने टोटल अभी तक जो पेमेंट कर दिया होगा वो कितने कर दिया होगा 0,00,014, मतलब आप लोगों के पास जो रिफंड अवेलेबल है वो कितना है 40
1000 रुपीज आपके पास पैसा अवेलेबल है, और लास्ट में पेमेंट किसको करना है, इक्विटी शेयर वालों को। अब इक्विटी शेयर वालों को अगर हम पेमेंट देखें तो टोटल देखो 1,10,000 शेयर थे 100 रुपए वाले, मतलब कि उसकी वैल्यू आनी थी कितनी, 10 लाख रुपए कितनी, लेकिन हमने लोगों से 80 रुपए ही कॉल किए थे। कितने रुपए कॉल किए थे, 80 रुपए ही कॉल किए थे, और 80 रुपए लोगों ने हमें दे दिए थे। तो अब जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो जितना हमने उन लोगों ने हमें पेमेंट किया उतना ही तो हम उन्हें पेमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब 10,000 इंटू 80 मतलब कितना हुआ, 8 लाख रुपए। क्या हमारे पास 8 लाख रुपए अवेलेबल है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर वालों को कितना पेमेंट दिया जाएगा, सिर्फ 41,000 रुपीज। तो यहां पे लिखोगे आप बाय क्या, बाय इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, कितने के, 41,000 रुपीज के। तो इस तरीके से जब आप करोगे, अभी तक ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कहीं कोई अड़चन नहीं आई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ पैसा जो है 2-3 गुना के इक्विटी शेयर आएंगे तो हमारा प्रोसीजर थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। तो ये जब आप करोगे तो टोटल आएगा 2,85,000 रुपए। तो अगर हम डेफिशिएंसी चेक करें कि हमारे पास टोटल डेफिशिएंसी कितनी आई, तो हम कैसे निकालेंगे टोटल डेफिशिएंसी, हम कहेंगे टोटल में आके हमारे पास पैसा लास्ट में बचा था कितना, 41,000, और पेमेंट कितने करना था, 8 लाख रुपए का। तो हम कहेंगे टोटल पेमेंट करना था हमारे कितने का, 8 लाख रुपए का। टोटल पेमेंट कितने करना था, 8 लाख रुपए टोटल पेमेंट करना था, जिसमें से सिर्फ हम पेमेंट कितना कर पाए, 41,000 का। तो लेस पेमेंट किया हमने कितने का, 41,000 रुपीज। तो रिमेनिंग कितना बचा, 7,59,000 रुपीज, 7,59,000 रुपीज क्या बचा हमारे पास, डेफिशिएंसी बची। बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देता हूं क्या था। देखो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट बनाता है, इसमें सबसे पहले इस वाले कॉलम के अंदर आप लिक्विडेटर को जहां जहां से पैसा रिलाइज होने वाला है, मतलब जहां जहां से पैसा आने वाला है, वो सारा डाटा यहाँ लिखोगे। सबसे पहले टू बैलेंस पीडी लिखोगे, ठीक है। फिर उसके अंदर फर्नीचर एसेट रिलाइज, फिर मशीनरी रिलाइज के अंदर वो एसेट जो आपने कहीं गिरवी रखी हुई है उसको माइनस कर दोगे। फिर जैसे जैसे हमारा पेमेंट का सिस्टम है, टोटल पेमेंट देखो आपके पास कितना है, मतलब पैसा कितना है, माइनस करते चले जाओ, एंड में आपको बताना स्टार्ट कर देगा कि आपके पास कितने की डेफिशिएंसी बच रही है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, बाय।